गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, इस चश्मे में कुछ लगा हुआ आई थिंक। स्टार्ट करते हैं अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा था। ठीक है, हमने कल बेसिक पढ़ा था अपना स्कोप और ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एरर्स आते हैं, हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उनमें जो एरर्स आ जाते हैं, वो एरर्स आने के पीछे क्या वजह है, किन किन कारणों से वो एरर यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो त्रुटियां, वो एरर क्यों आ जाती हैं, किस लिए आ जाती हैं और हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। भाई, क्या एरर को हम रोक नहीं सकते? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एरर को बिल्कुल ही ना आने दें? ठीक है, ये सारी बातें आज हम लोग समझेंगे क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, यानी कि ये सब्जेक्ट है हमारा प्रैक्टिकल्स का, एक्सपेरिमेंट्स का। तो यहां पर जब भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें गलतियां आने की संभावना रहती है, हमेशा रहेगी। ठीक है, किस किस प्रकार की गलतियां होती हैं, वही सारी बातें आज इस टॉपिक के अंदर होने वाली हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर स्टार्ट करें। ओके, इसको ये डल लग रहा है थोड़ा सा, वही एक मिनट, कल की तरह इसका स्क्रीन, हाँ अब ठीक है। ओके, ठीक है, तो सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर ये हमारी हेडिंग रहेगी, यानी कि सेकंड हेडिंग है। अगर आप लोगों के पास सिलेबस है, आप लोग सिलेबस देख रहे हैं तो वहां पर हमारे पास सेकंड हेडिंग है। तो हेडिंग क्या है? एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो आप लोगों को हेडिंग दिखाई पड़ेगी वो होगी एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आता है जनरली, व्हाट इज एरर? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एरर्स क्या होते हैं? एरर माने कि त्रुटि या त्रुटियां, गलतियां जिसे हम कहते हैं। तो इसको बेसिक समझें अगर, तो जो एरर होता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, यानी किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम बात करेंगे एरर की, तो वो डिफरेंस होता है, यानी कि अंतर होता है मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का। हमने जो वैल्यू नापी है और एक्चुअल जो वैल्यू होनी थी, इसके बीच में जो गैप आ जाता है, एक अंतर आ जाता है, वही क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। मापे गए मान, हिंदी में भी चीजों को बताते हुए चल रहा हूं, बच्चों को काफी हेल्प हो रही है इस चीज से। मापे गए मान मतलब मेजर्ड वैल्यू और वास्तविक मान यानी कि ट्रू वैल्यू के बीच के अंतर को त्रुटि यानी कि एरर कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ बच्चों को ऐसे बता दे तो क्लियर नहीं होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई एक वेट किया सैंपल का और उसका सैंपल का वेट था कितना? 10 ग्राम। ये ट्रू वैल्यू है, उसका एक्चुअल वेट 10 ग्राम था, बट व्हेन मेजर्ड ऑन अ बैलेंस, लेकिन हमने जब उसको एक बैलेंस में नापा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गए, उस बैलेंस ने कितनी रीडिंग दिखाई? 10.20। ये हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो वहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 10.20। ये गलती आ गया, 0.20 का क्या हो गया? गलती हो गई। तो एरर क्या हो जाएगा? 10.20, यानी कि मेजर्ड वैल्यू में से हम लोग ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो ये +20 की गलती है। अगर सपोज ये 9.80 होता, ठीक है, तो यहां पर जो गलती होती वो -0.20 की हो जाती। प्लस और माइनस दोनों में रहती गलतियां। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देयरफॉर एरर इन अ मेजरमेंट इज +0.20। देखो बेटा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चनिंग करोगे मैं हमेशा शुरू से समझाते हुए चल रहा हूं, इस बार कोई क्वेश्चन है उसका आंसर की शुरुआत डेफिनेशन से करोगे। और जैसे कि मैंने यहां पर ये एग्जांपल दिया है, जहां तक संभव हो सके आप लोग, अगर एग्जाम्पल बनता है और आपके दिमाग में आ रहा है तो उस चीज को आप एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करें, बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट करोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, हिंदी वालों के लिए उदाहरण के लिए, यदि किसी पदार्थ का वास्तविक भार 10 ग्राम है, लेकिन बैलेंस को हिंदी में तुला भी कहते हैं, पर उसका माप गया भार, जो मापा गया भार है वो 10.20 प्राप्त होता है, तो त्रुटि कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अतः मापन में 0.20 ग्राम की त्रुटि है। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि एरर क्या होता है, हमको ये बात समझ में आ रही है। अब चलें आगे। फिर है कि दिमाग में हमारा एरर है, हम क्यों ना ऐसा कर लें कि एकदम एग्जैक्ट वेइंग बैलेंस को लेके चलें, एरर कभी हो ही ना।
तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाई डू वी स्टडी एरर, पढ़ क्यों रहे हैं? इसका रीजन ये है, जब भी प्रैक्टिकल करेंगे एरर्स को रोकना असंभव है, एरर्स को रोकना असंभव है, यानी कि एरर होगा ही होगा, तो उस एरर को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये चीज हमको समझनी होती है। इसीलिए हमको एरर्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके तरीके पढ़ने पड़ते हैं, किन किन तरीकों से हम उसको कम कर सकते हैं। वो तरीके कैसे कम करते हैं हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, फिलहाल समझते हैं एरर। बिकॉज ड्यूरिंग अ मेजरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द एरर। एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त, मेजरमेंट करते वक्त ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम पूरी तरीके से एरर को एलिमिनेट कर दें, हटा दें। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसीलिए हमको एरर्स को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि एरर्स पढ़ेंगे तभी उसको दूर करने के तरीके समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी मापन के दौरान त्रुटियों को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं होता है, इसीलिए त्रुटियों का अध्ययन करके उनके कारणों को समझा जाता है, उसको पढ़ते हैं, किन किन कारणों से हुए वो समझा जाता है, तथा उन्हें कम करने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं, उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये समझने के पर्पस से था कि आखिरकार पढ़ क्यों रहा। कोई पूछ लेगा ना एरर्स हैं क्यों, गलती हो ही क्यों रही है, हम ऐसी चीज ही ना बना लें कि गलती हो ही ना। करने वाला मशीन है, करने वाला इंसान है, गलतियां तो होंगी ही होंगी। ये अभी और समझ में आएगा जब हम इसके रीजन पढ़ेंगे जब। ठीक है, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर। अब यहाँ से सोर्सेस है, यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी कि सोर्सेस कहाँ से होते हैं, और इसीलिए इतने सारे सोर्सेस हैं कि हम सारे सोर्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकते, सारे सोर्सेस को रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से त्रुटि हो ही जाएगी। ठीक है, तो देखो ये एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मान लो एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, आपका सेशनल होगा या फाइनल एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा, बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो क्वेश्चन की शुरुआत जैसे मैंने कहा, सोर्सेस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे मेन हेडिंग क्या है, एरर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एरर को डिफाइन करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन जो मैंने बार बार लिख दी है वो सिर्फ इसलिए है कि आपके दिमाग में रहे। कोई भी टॉपिक अगर आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा तो सबसे पहले शुरुआत आप डेफिनेशन से करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर, उसको हम एरर कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन हिंदी में होगी जो हम पढ़ चुके हैं, अब समझते हैं आगे। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एरर्स कैन अराइज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस हैं, इंसानी एरर हो सकता है, मशीन की गड़बड़ी हो सकती है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वैरायटी ऑफ सोर्सेस ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट, जब ड्रग को डेवलप किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, उसकी एनालिसिस की जा रही है या प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उस दरमियान बहुत सारे तरीकों से जो क्या कहते हैं एरर्स आ सकते हैं। दिस सोर्सेस ऑफ एरर कैन इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। अब एरर आ गया है तो हमारी एक्यूरेसी खराब हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है, ओवरऑल सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब हो गई है तो जो पेशेंट की सेफ्टी है, यानी कि खराब मेडिसिन या पॉइजनस मेडिसिन जाएगी पेशेंट के पास, तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भी एरर्स को समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं के विकास, संश्लेषण, विश्लेषण तथा उत्पादन के दौरान विभिन्न स्रोतों से त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। अलग अलग स्रोतों से त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये त्रुटियां परिणामों की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, उत्पादन की गुणवत्ता तथा दवाओं की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है। हिंदी वाले बच्चे विशेषकर ध्यान दें कि हिंदी में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो हिंदी अगर आपको वर्ड समझ में आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके शब्द हैं थोड़े से। कुछ प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं जहां से स्पेशली आते ही आते हैं। सबसे पहला तो जो एरर आता है वो ह्यूमन, इंसानी गलती है ना, मानवीय त्रुटियां। इसमें इंसान क्या कर देता है, कई बार इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर देगा। ठीक है, मिस्टेक्स इन कैलकुलेटिंग क्वांटिटीज जैसे मान लो 9.10 ग्राम लेनी थी, ले ली 9.15 ग्राम, इस तरीके से। कंसंट्रेशन उसने गलत ले लिया है या कैलकुलेट गलत कर लिया है। डोज गलत कर लिया है। ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन सिंथेसिस के दौरान वो अपनी कुछ कैलकुलेशंस, कई बार गलतियां हो जाती हैं, इंसानी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो गलत गणनाएं संश्लेषण या फॉर्मुलेशन के दौरान मात्रा, सांद्रता या
खुराक की गणना में गलती, तो उससे फिर क्या होता है, एरर आ जाएगा और पूरा हमारा जो बैच है वो गड़बड़ हो जाएगा। इम्प्रॉपर हैंडलिंग और टेक्निक, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने कोई टेक्निक गलत ले ली है या हैंडलिंग गलत तरीके से कर रहे हैं सैंपल का, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटी वगैरह आ सकती हैं। मिस हैंडलिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट होते हैं यानी कि जिन केमिकल से हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई सैंपल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और केयरलेसनेस हम लोग मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सही से जैसे रखना चाहिए, जिस इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, ठीक है, सैंपल्स को स्टोरेज कंडीशन जो होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर वगैरह वहाँ पे नहीं रख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कंटेमिनेशन आने के चांस हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, अनुचित संचालन या तकनीक, इम्प्रॉपर हैंडलिंग और टेक्निक, प्रशिक्षण की कमी या लापरवाही के कारण अभिकर्म को यानी कि रिएजेंट, नमूनों यानी कि सैंपल या उपकरणों का गलत उपयोग कर लेते हैं हम लोग, और क्या हो जाता है, एरर आ गया तो मामला गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेनिंग और केयरलेसनेस, लापरवाही को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एरर, जो आप लिखित में कार्रवाई कर रहे हैं उसमें आप गलती कर रहे हो, मान लो रीडिंग आई कुछ, आपने लिख कुछ और दिया, सिंपल सा इसका एक एग्जांपल, ठीक है। मिस लेबलिंग ऑफ सैंपल, सैंपल के ऊपर आपने लेबल गलत लगा दिया है। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो गलत किया है आपने, जो डाटा आया था एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन एरर, या फिर आपने सब कुछ ओके था, यानी कि आपने रफ वर्क जो आपने प्रैक्टिकल किया वहाँ पे सारा डाटा लिखा हुआ था, जब आप उसको फेयर कर रहे थे रजिस्टर के अंदर, तो ट्रांसक्रिप्ट करते वक्त तब आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो वहाँ से भी एरर आ जाता है। तो क्या कह रहा है, दस्तावेजीकरण त्रुटियां, नमूनों पर गलत लेबल लगाना, प्रायोगिक डाटा को गलत दर्ज करना या नकल यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में त्रुटि। बात समझ में आ रही है हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना कि डॉक्यूमेंटेशन में एरर कर लिया, इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो गई, इनकरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, ह्यूमन एरर्स की बात हो रही है। फेलियर टू फॉलो प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब जिस तरीके से जो स्टेप्स जैसे जैसे बोला गया था बिल्कुल आप वैसे ही चीजों को फॉलो नहीं कर पाए हैं। डेविएटिंग यानी कि भटकाव, कहां से, फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी, अलग से पूरा एक हेडिंग है जो कि शायद आई थिंक सेकेंड ईयर में पढ़ोगे डिटेल में आप लोग। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, ठीक है, वो आपने, या एक्सपेरिमेंट का मेथड था, आपने फॉलो नहीं किया प्रॉपर, चीज़ें कुछ आगे पीछे कर दी, सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं किया है। प्रोटोकॉल का पालन ना करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं या प्रयोगात्मक विधियों से विचलित होना। सिंपल, कोई टफ वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। समझने के बाद देखो यहाँ पर जब आप इसको याद करोगे तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप सबसे पहले हेडिंग याद करो, हेडिंग पक्का, जैसे कि मतलब इसके अंदर, अब अगर आपको ह्यूमन एरर के अंदर हेडिंग नहीं लिखनी तो आप डायरेक्ट इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे लिख सकते हो। 3 नंबर का सवाल है 6 हेडिंग बना दोगे, 5 नंबर का सवाल है 10 हेडिंग बना दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो गलत गणनाएं इस तरीके से, अनुचित संकलन या तकनीक, इस तरीके से जो हेडिंग्स हैं उन पे फोकस करेंगे। हेडिंग को दिमाग में सेट कर लो, उसके आगे जो लिखना है उसको तो फिर आराम से आप लिख सकते हो। क्लियर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब बात करते हैं, कई बार जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें खामियां होती हैं, ठीक है। किस किस प्रकार की खामियां होती हैं देखिए। उपकरणीय त्रुटियां, कैलिब्रेशन इशू। कैलिब्रेशन का मैं मतलब आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें यहाँ तक पे मार्क किया हुआ है कितना, 100 ml लिखा हुआ 100 ml, तो मैं तो जब भी यहाँ पे इसको मेजर करूंगा क्या मान के चलूंगा कि ये 100 ml है, बट ये कैलिब्रेटेड नहीं है, है ना, बनाया और एक अप्रोक्सीमेट लिख दिया। कैलिब्रेट का मतलब है कि मैंने किसी स्टैंडर्ड बीकर से या स्टैंडर्ड वॉल्यूम को नाप करके जब मैं इसमें 100 ml डालता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मेरा 100 ml हल्का सा नीचे आता है, यानी कि ये कैलिब्रेट नहीं है, इसी को कहा जाता है कैलिब्रेट करना। तो हम लोग कैलिब्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका ये वाला 100 यहां से मिटा करके यहां लिखेंगे 100 ml, तो अब इसको कैलिब्रेट कर दिया। तो कैलिब्रेशन इशू, इंस्ट्रूमेंट सच एज HPLC, स्पेक्ट्रोमीटर और बैलेंसेस, जो वेइंग बैलेंस होते हैं, मे नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, उनकी रीडिंग्स सही जगह पे कई बार नहीं लिखी हुई होती हैं, लीडिंग टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट, जिसकी वजह से मेजरमेंट इनएक्यूरेट आता है। इसको अगर मैं सही, आपको अगर सही तरीके से समझना है, आप लोग एक काम कर सकते हो, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, आप लोग क्या करना, उनके जो है सिरप होते हैं उसमें लिखा होता है 2.5 ml, 5 ml, ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये आप चेक करना, कैसे चेक करेंगे, सिरिंज ले लेना,
ठीक है, अच्छी वाली सिरिंज ले लेना 2.5 ml की या 3 ml की या सीधा सीधा 5 ml की सिरिंज ले लेना। उसमें आप 2.5 ml भरना, फिर इसके अंदर पानी डालना, 5 ml भरना, फिर पानी डालना। देखना पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, ऐसा अक्सर हो जाता है, कई बार सही भी आता है, लेकिन इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे लैब में भी होता है। तो कैलिब्रेशन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने 5 मान लो सिरिंज को मैं एक्यूरेट मान के चल रहा हूं और उसका लेवल लेकर के फिर मार्किंग लगाता हूं, तो मैं कहूंगा मैंने इसको कैलिब्रेट कर दिया। ठीक है, तो कैलिब्रेशन की हिंदी है अंशांकन, ठीक है, की समस्या। HPLC, स्पेक्ट्रोमीटर या बैलेंस जैसे उपकरणों का सही अंशांकन ना होना, कैलिब्रेशन नहीं होना, तो फिर गड़बड़ आता है रिजल्ट हमारा। फिर इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट का ड्रिफ्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा क्या होगा, विचलित हो गया। मान लो वेइंग बैलेंस है, उसका जो लेग्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो कई सारी चीज़ों हमने जो बीक आप लोगों ने पकड़ा है कभी सिलेंडर को, जो मेजरिंग सिलेंडर वगैरह होते हैं, जो मेजरिंग सिलेंडर वगैरह होते हैं, वो अगर हम टेढ़े से पकड़ लें तो क्या होता है, क्या कहते हैं, ये रीडिंग सही से नहीं आती है। ऐसे देखते हैं, ऐसे देखेंगे तो पानी का लेवल नीचे दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई देखते हैं तो पानी का लेवल ऊपर दिखाई पड़ता है। 1 मिनट, ओके, बात समझ में आ रही है। तो इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट, ग्रेजुअल चेंजेस इन इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पर जो चीज बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि समय के साथ जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही रीडिंग देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। समय के साथ उपकरणों के प्रदर्शन में धीरे धीरे परिवर्तन आना, एग्जैक्ट नहीं देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेइंग बैलेंस का कांटा होता है वो परमानेंट थोड़ा सा आगे हो जाता है, जो 0 पे ना रह करके 0.5 पे चला जाता है। तो समय के साथ एक गड़बड़ी आना स्टार्ट हो जाती है, तो इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट आ गया उसके अंदर। देयर मे बी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन बैलेंस विच डिस्टर्ब इट्स प्रॉपर पोजीशन। समय के साथ हीट की वजह से या तो जो लोहे के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो रीडिंग है हमारी वो सही नहीं आती है। तुला की जो हमारा नापने वाला भार होता है का तापीय प्रसार या संकुचन, तापमान परिवर्तन के कारण तुला की स्थिति प्रभावित होना। बात समझ में आ गई। तुला की स्थिति समय के साथ, ये आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो समय के साथ जो आयरन मेटल की चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं या फिर क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो अगर वो फैल गई है तो उसका वेइंग बैलेंस का जो वायर है वो थोड़े लंबे हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो डिसबैलेंस होंगे, तो हमारी रीडिंग सही नहीं आएगी। ठीक है, देन सेंसिटिविटी एंड प्रिसीजन लिमिटेशन। सेंसिटिविटी मतलब यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि कितना सेंसिटिव है हमारा इंस्ट्रूमेंट, कि 0.1 ग्राम भी अगर इधर उधर है तो रीडिंग बता दे रहा है वो, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है, और प्रिसीजन, कितना प्रिसाइजली नाप सकता है। जैसे कि मान लो कोई चीज है, कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 2.5 ग्राम तक नाप सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट है 2.50 तक नाप सकता है, कोई है 2.509, यानी कि तीसरे पॉइंट तक एग्जैक्ट नाप के दे रहा है हमको। बात समझ में आ रही है। ये एक्यूरेसी प्रिसीजन आगे आएगा, उसमें और डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये 2.5 से हमें क्लियर नहीं है कि 5 के आगे क्या है। यहाँ पे हमें क्लियर होगा 5 के आगे 0 है, 2.50 है, यहाँ पे और क्लियर होगा 50 एंड 9। तो जितने पॉइंट के आगे तक क्लैरिटी आती है उतना अच्छा प्रिसीजन माना जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन हो सकती है कि कहां तक सही नाप के दे रहा है वो। ठीक है, अब मान लो ये 5 है, हमें नहीं पता ना कि 5 जो इसने दे दिया है ये 50 है कि 55 है, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो संवेदनशीलता एवं परिशुद्धता की सीमाएं। कम सांद्रता वाले यौगिकों या अशुद्धियों का पता लगाने में कठिनाई। जो बहुत ही कम सांद्रता होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है या जो जिसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत कम है, तो उसको वो पता नहीं लगा पाता क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, यानी कि वो 0.5 तक तो पता लगा सकता है लेकिन 0.509 यहां तक पता नहीं लगा सकता है। ये बात समझ में आ रही है। सम टाइम स्टैंडर्ड वेट्स हैव एरर। जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ग्राम वाले, उनमें ही कई बार क्या होते हैं, एरर होते हैं। ठीक है, कभी कभी मानक भार स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं, वो कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं, समय के साथ घिस जाते हैं, गिरते पड़ते हैं, मेटल निकल जाता है, तो उनके वेट में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी क्या होता है,
एरर्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट खुद गड़बड़ है, इसकी वजह से भी एरर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट को बोला जाता है अभिकर्मक, उससे संबंधित कुछ खामियां होती हैं। जैसे कि हमारा रिएजेंट प्योर नहीं है, हमने रखा तो प्योर था, किसी वजह से प्योर नहीं रह गया। कंटेमिनेंट्स, जो मिलावट होती है रिएजेंट के अंदर, कैन ऑल्टर रिएक्शन आउटकम, जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसका रिजल्ट बदल सकता है और हमारी एक्यूरेसी जो है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अशुद्धियां अभिक्रिया के परिणाम या विश्लेषण की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। अशुद्धियां जो इम्प्योरिटी होती हैं वो हमारी एक्यूरेसी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इनकरेक्ट रिएजेंट प्रिपरेशन, हमने रिएजेंट ही गलत बना लिया, जो हमारा केमिकल था उसको हमने गलत तरीके से प्रिपेयर कर लिया। एरर्स इन प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस और रिएजेंट, ठीक है, जो हमने सॉल्यूशन या रिएजेंट बनाया है उसको गलत तरीके से बना लिया है। सच एज इनकरेक्ट वेइंग, या तो गलत वेट किया उसको, डाइल्यूशन गलत कर लिया उसको, एक लिमिट तक करना था, 50 ml तक पानी डालना था, हमने 60 ml तक डाल दिया, डाइल्यूशन ज्यादा हो गया। ये अफेक्ट कर सकते हैं वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब, अभी वैलिडिटी का मतलब भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता चलता हूं, क्योंकि ये वैलिडिटी, कैलिब्रेशन एंड वैलिडिटी सेकंड ईयर में डिटेल में टॉपिक आने वाला है, तो समझ लेते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब समझ गए, वैलिडिटी का मतलब होता है, समझो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। वैलिडिटी का मतलब होता है एक फिक्स स्टेप बाय, सिंपल सा भाषा में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सिंपल समझाता हूं इसको, एक सिंपल से हम प्रोसेस लेते हैं रोटी बनाने की, ठीक है ना, हमको चपाती बनानी है। तो चपाती बनाने के लिए अगर आप प्रोसेस फॉलो करें, जैसे सपोज कि हमने एक अलग अलग तरीके से हमने चपाती बनाने की कोशिश की। लेट हमने 500 ग्राम जो आटा था उसको छाना, उसके अंदर पहले क्या डाला हमने, उसके अंदर हम लोग पानी, अलग अलग बार पानी डाल डाल के देखा, कभी 100 ml डाला, कभी 250 ml डाला, कभी इस तरह डाला। तो हर बार आटा कहीं पतला हुआ, कहीं मोटा हुआ, ठीक है, कहीं बहुत पतला हो गया। तो हमने एक बार देखा कि जब पानी डाला और हमने देखा कि लेट कि शायद जब 250 ml पानी डालते हैं तो एकदम आटा परफेक्ट मरता है। तो हमने कहा 500 ग्राम आटा लेना है, 250 ml पानी लेना है, ठीक है, और इस पानी को भी ग्रेजुअली डालना है। कैसे डालना है, ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे करके, 50-50, 100-100 ml करके, और साथ साथ में इसको मारते रहना है, ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, उसके वाइंड अप करते रहना है, साथ साथ में इसे मारते रहना है, और उसके बाद फिर लास्ट में इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, है ना, आटा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, फिर हम बनाएंगे रोटी। तो देखो ये होगी वैलिडिटी। अगर आप इस रास्ते से भटके, आपने 500 ग्राम के 400 ग्राम ले लिया और 250 ml पानी ले लिया, तो आटा पतला ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी वैलिडिटी, यानी कि एक प्रोसेस को फिक्स कर दिया गया कि अगर आप इसी स्टेप को एग्जैक्ट फॉलो करोगे, या अगर ज्यादा बनाना है तो इसी के रेशियो में बनाओगे। जैसे 500 का आप 1 किलो कर लोगे तो यहाँ पे 250 का आधा लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडिटी, किसी प्रोसेस को एकदम फिक्स कर देना कि इसके हिसाब से चलोगे तो चीजें परफेक्ट बनेंगी। तो वही कह रहा है कि अगर हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है, गलत वे कर लिया है, तो वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हो जाएगी। ये जो वैलिडिटी थी ये अफेक्ट हो जाएगी। पानी ज्यादा ले लिया है तो गड़बड़ हो जाएगा, आटा कम ले लिया है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ओके, डिग्रेडेड रिएजेंट। डिग्रेडेड मतलब आपने खराब या एक्सपायर्ड रिएजेंट ले लिया तो ऑब्वियसली बात है हमारा रिजल्ट कैसे भी सही नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपायर्ड या खराब का उपयोग या अविश्वसनीय परिणाम देता है। अगर हम खराब उसका रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अविश्वसनीय मतलब अनरिलायबल रिजल्ट आता है, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस मटेरियल में रिएक्ट विद सब्सटेंस बीइंग वेट। जो ओके, ये एक्चुअली एक बैटरी जो है ये खराब हो गई है, इसकी वजह से ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। चलिए, वो असल में 2 बैटरी है, एक बैटरी
थोड़ी ख़राब हो गई मेरे ख्याल से, वो फुल चार्ज थी, मुश्किल से थोड़ी देर भी नहीं चली। ठीक है, बात समझ में आई। बैलेंस मटेरियल में रिएक्ट विद सब्सटेंस बीइंग वेट, जिस सब्सटेंस को हम वेट कर रहे हैं बैलेंस मटेरियल में, वो उससे रिएक्ट कर जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी, इंप्योरिटी आ जाएगी, और इंप्योरिटी आने के साथ ही क्या होगा, फिर हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्लियर है। अब फोर्थ है हमारे पास सैंपलिंग एरर, यानी कि जब हम सैंपलर, नमूना ग्रहण त्रुटियां, जब हम सैंपलिंग कर रहे हैं उस समय कोई गड़बड़ी कर देना। जैसे कि पहला है हमारे पास नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, थोड़ा सा सुनने में, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, इनकरेक्ट सैंपलिंग टेक्निक में लीड टू सैंपल दैट डू नॉट रिप्रेजेंट द होल बैच और प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट बनाया, मान लो सपोज हमारे पास कोई सिरप बना रहे हैं, ठीक है, वो 1000 लीटर का सिरप बन रहा है हमारे पास। हमने जब इसके अंदर से सैंपल लिया तो वो सैंपल कुछ गलत तरीके से ले लिया, बीच से लेना था, कहाँ से लेना था नहीं पता था करके, तो वो गलत तरीके से ले लिया, तो वो जो सैंपल है वो पूरे बैच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो केवल उतने एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमने उसको लेकर के पूरे बैच का आइडिया लगा लिया है, वो गलत हो गया। जैसे कि जब चावल पक जाता है तो हम एक चावल को उठा के चेक कर लेते हैं, उससे आइडिया लगाते हैं कि पूरा चावल हमारा पक गया होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो चावल था यानी कि जो सैंपल था वो कुछ ऐसा ले लिया कि वो पूरे बैच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। चावल के केस में तो हम कहीं से भी उठा लें, ठीक है ना, कभी कई बार दाएं बाएं से उठा के देखते हैं, तो सैंपल गलत तरीके से ले लिया। ठीक है, ऐसा नमूना जो पूरे बैच को सही प्रतिनिधित्व ना करे। सैंपल तो लिया, हमको लगा ये सही है, बट वो पूरा बैच सही नहीं था, या सैंपल गड़बड़ था, तो पूरे बैच को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। सैंपल कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन सैंपल्स और कंटेमिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग कैन इंट्रोड्यूस एरर। क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन सैंपल, दो सैंपल्स अलग अलग थे, आप साथ लेके चले, गलती से किसी वजह से वो सैंपल आपने पास पास रखे, उड़ के या जैसे मर्जी आपस में कंटेमिनेट हो गए। ठीक है, या जब आप हैंडलिंग कर रहे थे तो किसी और चीज से टकरा करके वो क्या हो गए, दूषित हो गए, कंटेमिनेट हो गए। ठीक है, तो नमूनों का संदूषण, नमूनों के बीच या हैंडलिंग के दौरान संदूषण होना, कंटेमिनेशन होना। इम्प्रॉपर सैंपल स्टोरेज, आपने सैंपल जो रखा था उसको सही तरीके से स्टोरेज नहीं किया। इनकरेक्ट स्टोरेज कंडीशन के टेम्परेचर उसका जितना बोला था उतना नहीं रखा है, ह्यूमिडिटी, वहाँ पे पानी ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी, ये सैंपल को खराब कर सकती है और इससे हमारा जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। तापमान या आर्द्रता जैसी अनुचित परिस्थितियों में नमूने का खराब होना। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सैंपल, ये सारे क्या है, चीजें वो हैं जो एरर क्रिएट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर, अभी तो और भी ज्यादा हैं। ठीक है, अभी मेथोडोलॉजिकल आ रहा है, इतने सारे तरीकों से एरर क्रिएट होता है कि हम सारे तरीकों पे हर बार पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे सकते। मेथड ही गलत ले लिया हमने, मेथोडोलॉजिकल एरर, कार्य विधीय त्रुटियां। इनएप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्शन, जिस तरीके से हमें बनाना था हमने वो तरीका ना अपना के दूसरा तरीका अपना लिया। चूजिंग द रॉन्ग एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड, जो एनालाइज करने का या सिंथेसाइज करने का बनाने का तरीका था वो हमने कोई दूसरा चूज कर लिया। कैन लीड टू इनएक्यूरेट और अनरिलायबल रिजल्ट, इसकी वजह से रिजल्ट जो हमारे वो इनएक्यूरेट आते हैं, अनरिलायबल आते हैं। ओके, अनुपयुक्त विधि का चयन, गलत विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक विधि चुनना, तो उससे क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट जो है हमारे वो खराब हो जाएंगे। देन इनकम्प्लीट वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड्स दैट आर नॉट प्रॉपरली वैलिडेटेड। फिर आ गया बात, ऐसे मेथड हमने चूज किया जो वैलिडेट नहीं था। वैलिडेट करने के लिए क्या होता है, हम बार बार प्रोसेस को करते हैं, जिस प्रोसेस से एकदम बेस्ट बनता है उसको वैलिडेट माना जाता है। तो हमने कोई ऐसा तरीका अपना लिया जिसकी वैलिडेशन थी ही नहीं, उससे बना लिया, मान लो तो गड़बड़ हो ही जाएगा फिर। ठीक है, इससे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी या रोबस्टनेस कैन लीड टू एरर। ठीक है, हमने एक ऐसा मेथड चुना जो कि प्रॉपरली वैलिडेट नहीं था। किस चीज के लिए वैलिडेट होना चाहिए, कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, प्रिसाइज है कि नहीं है, स्पेसिफिक है कि नहीं है, इसी प्रोडक्ट के लिए ये सही काम करेगा कि नहीं करेगा, रोबस्टनेस, स्टेबल है या नहीं है, और अगर वो वैलिडेट नहीं है तो उससे एरर क्रिएट हो सकता है। जिन विश्लेषणात्मक विधियों को सटीकता, परिशुद्धता, विशिष्टता या मजबूती के लिए उचित रूप से मान्य नहीं किया गया, वे त्रुटियां उत्पन्न कर सकती हैं। उनको मान्यता थी नहीं, हमने वो तरीका अपना लिया, तो क्या है, एरर क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मैट्रिक्स इफेक्ट, मैट्रिक्स में क्या होता है, इंटरफेरेंस, दखलंदाजी हो जाती है सैंपल मैट्रिक्स की। सैंपल मैट्रिक्स मतलब जो मैंने कल बताया था, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक एपीआई होता है प्लस दूसरा एक्सीपिएंट होता है। याद है कल का लेक्चर। तो जो एक्सीपिएंट होते हैं वो कई बार क्या होते हैं,
दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रॉम सैंपल मैट्रिक्स कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल मेथड। जो हमारी एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उसको कई बार क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। दवा में उपस्थित सहायक पदार्थ विश्लेषणात्मक विधियों को प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा हो जाता है कई बार। उसके अंदर जो हमारे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, तो हमारे जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनके ऊपर वो अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इन सबका यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा जो फाइनल नोट्स होंगे उसमें दे दूं, लेकिन वो एग्जाम्पल्स है ना, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको सिंपल बात समझनी है कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, केवल वो लिख करके आना है। ठीक है, एंड अब ये देखो 6th वाला ये आया, ये एनवायरमेंटल एरर है। इसको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। जैसे टेम्परेचर, चेंजेस इन लेबोरेटरी टेम्परेचर, लैब में जहाँ चीजें रखी हुई है वहाँ का टेम्परेचर में अचानक से बदलाव आ गया, कोई एसी मान लो बंद हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस भी गड़बड़ हो सकती है और जो हमारा सैंपल है वो खराब हो सकता है। तो अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव, प्रयोगशाला के तापमान में परिवर्तन रसायनों की स्थिरता और उपकरणों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन, अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी आ गई, हाई और लो ह्यूमिडिटी लेवल कैन इंपैक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रिएजेंट। अगेन वहां पे टेम्परेचर था, यहाँ ह्यूमिडिटी आ गई, जो कि क्या है, ऐसे ड्रग्स जो मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव हैं, यानी कि मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकते हैं, वो खराब हो जाएंगे या रिएक्ट कर जाएंगे पानी से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, खराब आएगा। उच्च या निम्न आर्द्रता स्तर अभिकर्मकों की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से नमी के प्रति संवेदनशील अभिकर्मकों को। ठीक है, कौन से रीजन ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो नमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। एयरबॉर्न, हवा में कई बार चीजें होती हैं, डस्ट होता है, फ्यूम होते हैं, कुछ उड़ते हुए पार्टिकल्स होते हैं, वो आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, वो हमारे सैंपल, रिएजेंट या हमारे इक्विपमेंट में आकर चिपक जाएंगे, तो फिर क्या है, हमारा जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। हवा में मौजूद धूल, धुआं या कण नमूनों, अभिकर्मकों या विश्लेषणात्मक उपकरणों को दूषित कर सकते हैं। ठीक है, कहां तक रोकोगे, तो एरर होने की संभावना है। और यही वजह होता है जो आप लोग क्लास 12th में फिजिक्स में एक चीज सीखे होगे, एवरेज निकालना। तो इसीलिए जनरली होता क्या है, एक्सपेरिमेंट एक कम से कम 1 से लेके 5 बार तक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। यही वजह होती है एवरेज निकालने की। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ बैलेंस, अप एंड डाउन ड्यू टू एयर। मान लो हवा है, कहीं से कोई हवा है, तो उसकी वजह से जो हमारा बैलेंस है वो अप एंड डाउन हो सकता है, या हवा की वजह से प्रेशर पड़ा तो रीडिंग जो 10 ग्राम की थी वो 12 ग्राम दिखा सकती है। ठीक है, हवा के कारण बैलेंस का ऊपर नीचे होना, तौलने की सटीकता प्रभावित होती है। इससे क्या होती है, जो तौलते हैं हम लोग उसकी सटीकनेस, ठीक है, वो खराब हो जाती है। सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट आयरन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस। कई बार आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि हमारा जो आयरन बैलेंस होता है ना, जो रीडिंग इस तरह हिलता है करके, उसको अफेक्ट कर देता है। आसपास का चुंबकीय क्षेत्र, आसपास का चुंबकीय क्षेत्र तुला मतलब बैलेंस के लोहे वाले घटकों को प्रभावित कर सकता है, रीडिंग हमारी खराब आ जाएगी, गलत आ जाएगी। ठीक है, ग्रेविटी इफेक्ट द बैलेंस इन हिली एरिया। हाई हिली एरियाज में जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण तुला को प्रभावित करता है। वहां पे जी की वैल्यू कम होती है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर में पकता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, इस तरह वहां पे जी की वैल्यू कम है, वेट हमारा गड़बड़ आएगा। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय पासिंग ट्रेन्स और व्हीकल आल्सो अफेक्ट द वेइंग। आपकी लैब किसी ऐसी जगह पे कि पास में ट्रेन है या बहुत हाईवे ट्रैफिक चलता है, तो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी वजह से भी जो हमारे जो वेइंग करने की जो वो है प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये बहुत सारे तरीके हैं जहां से सोर्सेस हैं ये एरर्स के। तो मैंने जैसे कहा कि आप लोग इसमें अगर ऐसे 6 पॉइंट याद ना करो तो इसके पॉइंट जैसे 1 2 है ना, इस तरह से पॉइंट डाल लेंगे और कम से कम 10 पॉइंट्स आप याद करेंगे बिल्कुल, क्योंकि 5 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 10 पॉइंट्स पक्के से देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि एरर्स बहुत जगह से, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, ये तो मेन है यहाँ पे। ठीक है, तो एरर्स को रोकना असंभव है। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। एरर तो हमने देख लिए, टाइप्स ऑफ एरर की बात करें, एरर के प्रकार, एक होता है डिटर्मिनेट एरर। ठीक है, निश्चित है, व्यवस्थित है, हमको पता है कि हाँ एरर है। एक है इनडिटर्मिनेट, यही सबसे ज्यादा होता है, या रैंडम एरर, अनिश्चित या यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है इसे। और एक होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर भी कहीं ना कहीं एक इसी कैटेगरी में आया था, डिटर्मिनेट वाली में। तो इसीलिए आप लोग ज्यादातर देखेंगे कि बुक्स के अंदर ये 2 ही एरर दे रखे होते हैं।
ठीक है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्केल है, 0 से स्टार्ट होती है, एक दूसरी स्केल है वो आगे से थोड़ी सी टूटी हुई है, ठीक है, और वो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है। अब ऑब्वियसली बात है, ये 2 है, ये 3 है, जब मैं 3 नापूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, ये 2 ही सेंटीमीटर का है, तो ये हो गया नोन डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट एरर क्या है, ये द कॉज ऑफ एरर इज नोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आता है। इस प्रकार की त्रुटि का कारण ज्ञात होता है और स्थिर होता है, और वो स्थिर है, यानी कि जब भी मैं नापूंगा 1 कम कर दो, 3 गया, 1 कम कर दो 2, 4 तक नापूंगा 1 कम कर दो 3, तो वो कांस्टेंट रहेगा, हमें फिक्स है हमारे पास। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन इज पॉसिबल, इसको ढूंढना और इसका सुधार करना संभव है, सिंपल। दिस कैन बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव्ड, इसको रोका जा सकता है और हटाया जा सकता है, ठीक है। सोर्सेस की बात करें, निर्धारित त्रुटि के सोर्स, एरर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सैंपलिंग, सैंपलिंग के दौरान मैं सैंपल किया तो उसमें मान लो कि वेइंग बैलेंस में गड़बड़ी है और हमें पता है कि ये 5 ग्राम फालतू नाप के देता है, तो हम निकाल देंगे उसको। यूज ऑफ इनकरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत ले लिया, हमको पता है, हम वहां सही कर सकते हैं। रॉन्ग एनालिटिकल मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, गलत मेथड यूज किया है, हमको पता चल गया, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ड्यू टू वेइंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैंपल, हमने सैंपल का गलत अमाउंट वे कर लिया, ठीक है, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। सेंसर नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, हमको पता है सेंसर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है, तो ये कितना नाप के देगा, हम इसको दूर कर सकते हैं। तो ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एरर काफी पूछा जाता है। तो ये सारे हमारे पास सोर्स कौन कौन से टाइप है जिनको हमें पता है जिनके बारे में, और हम इनको दूर कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ इनडिटर्मिनेट, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, इसको दूर कैसे करेंगे? केवल प्रैक्टिकल को यानी कि एक्सपेरिमेंट को 5-6 बार करके फिर उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। द कॉज ऑफ एरर अननोन एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ध्यान रखेंगे, एरर का कॉज अननोन है और उसको ढूंढना नामुमकिन है। दिस एरर कांट बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव्ड, इस त्रुटि को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता और ना हटाया जा सकता है, ठीक है। दिस एरर इज ओनली दिस एरर कांट बी प्रिवेंटेड एंड रिमूव, इसे ना रोक सकते हैं ना हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। दिस एरर इज ओनली मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स, इसको हम केवल कम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को कई बार दोहरा करके, और उसकी फिर मीन वैल्यू को लेकर के, क्या लेकर के? मीन वैल्यू, ठीक है। इसे केवल प्रयोग को कई बार दोहराकर तथा प्राप्त मानों का औसत लेकर कम किया जा सकता है। क्लियर है? मैं आप सब लोगों से एक चीज बोलूंगा कि ये जो हिंदी इंग्लिश का मैंने कॉन्सेप्ट यहां स्टार्ट किया है, इसका आप लोग मेरे को एक बार फीडबैक जरूर दें बेटा, ठीक है। इसमें मेरे को तो अभी तक तो इसका फीडबैक सही लगा है, बट आप लोगों को इसका फीडबैक सबको देना है, जो भी जब भी इस वीडियो को देख रहा है इसका फीडबैक जरूर दे कि इसमें और इंप्रूवमेंट होने की चांस है कुछ, या आपको लगता है कि कोई चीज और होनी चाहिए, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ऐड होती चलेगी। फिलहाल इस चीज से हिंदी और इंग्लिश दोनों का कवरअप है अच्छा खासा, और कुछ इसमें है, इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है उसका एक बार फीडबैक मेरे को पक्का दे दें, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप के मैसेज पे, उस पे जहां पे आप चैट बॉक्स होता है। इनडिटर्मिनेट के सोर्सेज की बात करें, जैसे प्रेजेंस ऑफ बबल्स इन ब्यूरिट, ब्यूरिट पता है ना आपको, जिसमें हम लोग भरते हैं, पानी नहीं भरते, पीछे वो बल्ब सा लगा रहता है, रबड़ का बल्ब होता है, तो उसमें हमने पानी भरा या कोई सोल्यूशन भरा, उसके अंदर बबल रह गया, और वो बबल कई बार आंखों से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर रीडिंग भी लिखी होती है 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो वो बबल हम नहीं देख पाते हैं। बैलेंस इज नॉट रिंसिंग प्रॉपरली, बैलेंस को हमने सही से नहीं धुला, पहले वाला जो केमिकल हमने वेट किया था वो लगा रह गया उसके ऊपर, हम समझ ही नहीं पाए, उसका एक्स्ट्रा वेट आ गया या वो रिएक्ट कर गया हमारे अभी वाले केमिकल से। सैंपल्स आर नॉट हैंडल प्रॉपरली, हम लोग सैंपल्स को प्रॉपर हैंडल नहीं किए, एक जगह सैंपल किया, दौड़े 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 चले आ रहे हैं, हवा में 2-4 कण उड़ गए, ठीक है, हमने हैंडलिंग सही से नहीं करी। अब बैलेंस ऑफ लो रिजोल्यूशन और लो ग्रेड ग्लासवेयर, जो बैलेंस है उसका रिजोल्यूशन मतलब जो नापने की क्षमता है उतनी अच्छी नहीं है, या उसका जो ग्लासवेयर है वो उतना अच्छा नहीं है, लो ग्रेड है, रिएक्ट कर सकता है। फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सपेरिमेंट हमने सब देखा, सब सेट और सब कुछ कर रहे थे, तभी अचानक से 10-15 मिनट के अंदर ही चेंज हो गया, हम समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारे केमिकल्स में चेंजेस आ गया और गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट है, ये इसको हम पता नहीं लगा सकते कि कहां गलती हो गई, तो कारण
नहीं पता चलता है, तो इसलिए हम लोग इसको 4 5 6 बार रिपीट करते हैं और देख लेते हैं भाई कहाँ पे गड़बड़ी है, सॉरी उसका फिर मीन निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस को अलग से इसलिए मेंशन किया गया, ग्रॉस मतलब ग्रॉस बहुत बड़ी गलती, ऊपर ये गलतियां पीछे जो हुई ये छोटी छोटी गलतियां थी, ग्रॉस में क्या एकदम कहते हैं ना अनर्थ सा हो जाता है, बहुत बड़ी गलती से होती है। ग्रॉस एरर दैट ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसे एक्सपीरियंस था ही नहीं कितना लेना है क्या करना है, मतलब एक होता है ना कि हमारी वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, वैल्यू आ गई 9.5, ठीक है थोड़ा सा पास में है, वैल्यू आ गई 7, ये तो ब्लंडर हो गया, बहुत दूर वैल्यू आई। क्यों आई? क्योंकि किसी ने ग्रॉस एरर कर दिया है। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है ऑब्जर्वर को, या नेग्लिजेंस लापरवाही से काम करते हैं। ग्रॉस एरर ऑफन रिजल्ट इन हाईली इनएक्यूरेट डाटा, बहुत ही इनएक्यूरेट डाटा आता है, या एक्सपेरिमेंट ही हमारा पूरा फेल हो जाता है, और इजीली आराम से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये त्रुटियां ठीक है, ये त्रुटियां अत्यधिक गलत परिणाम या असफल प्रयोग का कारण बनती हैं, ये वाली त्रुटि। ठीक है, इसके सोर्स फिर वही आ गए, या तो कैलकुलेशन आपने बहुत गलत कर दी है, इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज किया है, जैसे होना चाहिए तो वैसा नहीं हुआ है, ठीक है, सैंपल को कंटेमिनेट कर दिया है, गलत तरीके से, मतलब हैं सारे ऊपर वाले, लेकिन बिल्कुल ही लापरवाही से काम किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चीज है। तो फिलहाल ध्यान रखेंगे मेन दो ही हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। जो ग्रॉस एरर है, क्योंकि ये डिटेक्ट करना आसान हो जाता है तो इसीलिए ये डिटर्मिनेट वाले में चला जाता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल की गलती होती है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एरर्स टॉपिक यहां पे खत्म होता है। कल हम लोग अपना एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। थोड़ा अभी बेटा स्लो चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में है, बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और एडजस्ट हो रहे हैं चीजों में, तो आप लोग पर डे साथ के साथ करते चलिए। ये कल एक और लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का एक एमसीक्यू टेस्ट लूंगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, ये एमसीक्यू टेस्ट थोड़ा बाद में ले लेंगे, फिलहाल मैं डाल दूंगा उसको ऐप के अंदर, तो वहां से आप उसको लगाइएगा, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा कम जुड़ पा रहे हैं। तो करना क्या है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने हिंदी इंग्लिश की अलग अलग पीडीएफ अपलोड कर दी है। जिसको हिंदी से पढ़ना है हिंदी से पढ़े, इंग्लिश से पढ़ना है इंग्लिश से पढ़े, कंबाइंड से पढ़ना है कंबाइंड से पढ़े, चॉइस आपकी है, हर तरीके से पीडीएफ अवेलेबल है। तो केवल पढ़ते रहिए और रिवीजन साथ साथ में करते रहिए। रिवीजन का मतलब जो चीज आज पढ़ ली है 5 से 10 दिन के अंदर उसको रिवाइज कर लेना है। ओके, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर से। ओके।